डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज एक बार फिर से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैथ का, जीएससीसीएल जेई का। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की 5th नंबर की वीडियो है। आज फिर से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो इससे पहले मैंने आपको कहा था आप लोग कर लेना। चैनल पर पहली बार हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आज इसका हम सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि ये सेकेंड ऑर्डर है। क्यों सेकेंड ऑर्डर है? क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। डिग्री आपसे पूछा जाए आपको निकालने आता है। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ये। और होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो ये है आपका नॉन होमोजीनियस। कैसे? आप सभी को पता है कि एक फॉर्मेट होता है हम सभी के पास इक्वेशंस का। मैं बता देता हूं आपको जनरल फॉर्मेट क्या होता है। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लस a2 इस तरीके से x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। ठीक है, अब यहां पे जो आपका f ऑफ x है, जो f ऑफ x है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके सॉल्यूशन में CF एंड PI दोनों आता है। CF मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ये 0 होता तो केवल और केवल आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता? CF फाइंड आउट करना पड़ता। आपका जो PI होता है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। कैसे 0 होता आगे हम देखेंगे जब सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। PI जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई ये फंक्शन f ऑफ x होता है, तो f ऑफ x 0 रहेगा तो PI ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे आपसे केवल पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ही पूछा है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन नहीं पूछा है, बट पूछ सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको दोनों निकाल के दिखा दूंगा। अब यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। हम सभी को पता है कि dy बाई dx हो और फॉर dy बाई dt है, इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। और जो हायर टर्म है वो d स्क्वायर हो जाएगा, d क्यूब रहेगा तो d क्यूब हो जाएगा। मतलब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसी टर्म में d की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये सब कैसे होता है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में, लास्ट में आपको मिल जाएगी। नहीं पता है तो उसको आप देख पाओगे। तो डायरेक्टली अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं आपका CF फाइंड आउट करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? y को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि y यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सिंपली आपको नजर आ रहा है। तो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस 2t साइन t। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं अगर हमको कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं होता है उसमें, d की जगह पे m लिख के उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट्स। फिर एक्सिलरी जो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो लिखने के लिए अलग अलग डिपेंड करता है कि जो आपका रूट्स है वो कैसा है, इंटीजर है, डिस्टिंक्ट है, इंटीजर है, सेम है, या फिर आपका जो इमेजिनरी नंबर्स हैं या इमेजिनरी पेयर्स जो हैं वो है, उसके बेसिस पे आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हो। पूरा सोल्यूशन लिखने के लिए अगर पूरा सोल्यूशन आपसे पूछा रहेगा तो जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट आपको सोल्यूशन से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल आपसे PI पूछा है। खैर, एक बार जैसे मैंने आपको कहा CF निकालने भी बता देता हूं। तो यहाँ पे आपको रूट्स निकाल लेना है, आप m के टर्म्स में कर लेना। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली d को ही m मान लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, ये तो MCQ है। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको सिक्वेंसली करना होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बाकायदे लिखना होता है कि सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू m, तो एक्सिलरी इक्वेशन मतलब ऐसे आप लिखोगे, एक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, m इक्वल टू क्या होता है? माइनस b। b की जगह पे क्या है? यहाँ पे 4 है, आप सभी को पता है ना। यहाँ पे a होता है,
ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा यार, ax² प्लस bx प्लस c=0। इसी से कंपेयर करना है ना, तो क्या होता है -b, तो b की जगह पे क्या है 4 प्लस माइनस क्या होता है √b², तो 16 माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 2a, अगेन a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस माइनस, ये अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये -√1 की वैल्यू क्या होती है i होती है, तो यहाँ से 2i आपको बाहर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। इस तरीके से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस i। ये क्या हो गया आपके m की वैल्यू होगी। कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के लिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं आप सभी को पता होगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास होता है e⁴ इन ब्रैकेट क्या हो जाता है c1 cos βx प्लस c2 sin βx प्लस अगर c3 तीसरा है तो, बट यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, दो ही होंगे ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दो ही तो होगा यार। तो अगर तीसरा भी हो तो e⁻m3x, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है ये। खैर कोई नहीं, हमारे पास ये वाला टर्म है नहीं, हमारे पास केवल यही है। अब ये जो टर्म है ये कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इमेजिनरी नंबर आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो α i β, इस तरीके से। अल्फा की जगह पे यहाँ पे 2 है, बीटा की जगह पे 1 है, तो अगर कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कैसा नजर आएगा आपको e⁻2 हो जाएगा, अल्फा की जगह पे 2 है तो -2 है सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2, और x तो रहेगा ही, यहाँ पे t है तो t लिख लेते हैं, नहीं x ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ प्रॉब्लम वाली बात है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे इसको x का फंक्शन बताया गया है और यहाँ पे इसको t का फंक्शन बताया गया है। t होना चाहिए, या तो यहाँ पे 2x sin x होना चाहिए या फिर यहाँ पे t होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है मुझसे, तो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, चलो इसको t कर लेते हैं, तो ये t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को x कर लो, ये x है ये x है, तो यहाँ पे 2x sin x कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही होगा। सॉरी फॉर दैट, स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा e⁻t लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी t में है, तो बाद में हमारा जो pi है वो भी t में रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा c1, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये सिंपली हो जाएगा cos t प्लस c2 sin t, वेरी सिंपल इज दैट ना। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं गया है, बस मैंने इस तरीके से बताया है, क्योंकि बाय द वे कभी आपसे पूछा जाता है तो साथ साथ इसको भी डिस्कस करते चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। खैर ये सब हमारे काम की बात नहीं है, इतना में हमारा पी निकल जाएगा, तो पी के लिए इतना इससे सफिशियंट है। चलिए पी कैसे फाइंड आउट करना होता है आप सभी को पता है, नहीं पता है तो इस तरीके से हमको लिखना होता है पी = 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ कैसा है, कुछ इस तरीके से है ना, e⁻x और v। यहाँ पे v हमारे पास एक फंक्शन है, e⁻x है, यहाँ पे भी देखो आप, ये e⁻x का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे sin t है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम e⁻x वाले को ऑपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद v वाले फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। तो अपना हम फंक्शन लिखे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी = 1 एफ ऑफ डी लिखना होता है, तो डी आपका यहाँ पे है वही वाला टर्म, ये वाला, तो दिस इज द d² प्लस 4d प्लस 5, ये आ गया हमारे पास। और ये है e⁻−2t ना, e⁻−2t यहाँ पे लिख लेते हैं sin t। अब जो e⁻at वाले फंक्शन होते हैं, d में हम क्या करते हैं, a को ऐड कर देते हैं, d को हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए d को हम रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, ये वाला जो फंक्शन है ना इसमें। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, -2 है, रिप्लेस करते हैं, तो पी = हम क्या लिख सकते हैं, e⁻−2 इधर लिख लेते हैं, पता चलेगा ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। 1 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा, d-2 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा +4d-2 +5 और इधर बचेगा आपका sin t। वेरी सिंपल। ठीक है, ऑपरेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कर देता हूं मैं भी e⁻⁻2t। आगे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप जल्दी भाग दौड़ मत करिएगा, लास्ट में थोड़ा सा आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हाँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल इज दैट 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4 होगा ना, 4d प्लस ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4d। अभी हमने इस ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, अब इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -8 + 5 sin t हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका 4d कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस वाला 8 है, ये 4 + 5 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो बचा e⁻⁻2t और ये 1 डिवाइडेड बाई ये क्या बचेगा भाई आपके पास डी स्क्वायर प्लस 1 sin t। अब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है डी स्क्वायर = -a²। या फिर आपको जनरल टर्म में चाहिए तो मैं जनरल टर्म में बता देता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से है, f(d²) है और यहां पे आपके पास है sin ax, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई f(-a²), इसको हम लिखेंगे दैट इज sin ax। ठीक है, तो ये हो गया इसका pi। वेरी सिंपल इज दैट ना। वही चीज हमको यहाँ पे करना है, सेम फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा, पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है भाई 1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस आपको सब्स्टिट्यूट करना है, -1 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर आपका फॉर्म इनडिटर्मिनेंट होता है तो उसके लिए क्या करना होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, स्पेस आ गया हमारे पास। अगर कहीं पे इनडिटर्मिनेंट होता है या फिर आपका ऑपरेशन जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं वो फेल होता है, दैट्स मीन कि वो इनफाइनाइट या कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है, तो आपको अब क्या करना होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई, सपोज कर लीजिए कि f(d²) है और sin ax है, और आपने क्या किया है कि इसको सब्स्टिट्यूट किया, जो ऑफ -a² दैट इज इक्वल टू 0 है, तो आपको अब ये वाला ऑपरेशन करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x कर लेना है, मतलब जो ये फंक्शन था ये यहाँ पे आ जाएगा, और अब आपको फिर से वही चीज़ें ऑपरेट करना है f' के साथ। क्या करना है, f' के साथ, मतलब एक बार क्या करना है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो sin ax। ये जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन आपको ध्यान रखना है कि f' -a² शुड नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 होगा तो फिर से आपको ऑपरेट कर लेना है, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे x" हो जाएगा, ये क्रम चलता रहेगा। आपको ध्यान देना है, पहली बार कर रहे हैं तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो इस स्टेप पे नहीं आना पड़ेगा, वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। पर हमारे केस में क्या हो रहा है, आप देखिए, हम जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये -1 आ जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, पूरा टर्म इनफाइनाइट बन जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कर लेंगे इस तरीके से। ऑपरेशन अब हमको ये वाला लिखना है, हमारा फंक्शन x की जगह पे t है तो t लिख लेते हैं, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है भाई। क्या कर लोगे डिफरेंशिएशन, 2d हो जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट, 1 तो गया काम से, तो ये हो जाएगा आपका 2d। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई e⁻⁻2t तो था, ये देखिए इस इक्वेशन में ये वाला टर्म ऑलरेडी था, और साइन तो आपका एज इट इज रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin t। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको कि t e⁻⁻2t डिवाइडेड बाई 2। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पावर नहीं है, मैं साथ में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, e⁻2t है, मल्टीप्लाई है ये दोनों का, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होगा, d को ऑपरेट कर दीजिए। d क्या है भाई, d क्या है, d/dt है ना,
तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हो ना यार, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन डी टी, साइन टी डी टी, यही तो हो जाएगा, क्योंकि डी इक्वल टू क्या है, सॉरी डी इक्वल टू क्या है, डी बाई डी टी है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी ई टू द पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस टी। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ये पी आई आ गया। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है। अगर आपसे पूछें कि सोल्यूशन बताइए, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, पहले सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था, ई टू द पावर 2t इन ब्रैकेट c1 cos t प्लस c2 sin t एंड प्लस, ये क्या है प्लस, बट ये माइनस है तो माइनस रखते हैं डायरेक्टली, क्यों मल्टीप्लाई फिर करके माइनस रखना, तो माइनस हो जाएगा, दैट इज t ई टू द पावर क्या हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 2 cos t। तो ये पूरा सोल्यूशन है ना, ये पूरा सोल्यूशन है, जिसमें पहला क्या है CF है और ये क्या है आपका PI है। तो होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि बेसिकली कौन से फंक्शन को PI में हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस फंक्शन को हम PI में CF में कैसे सॉल्व करते हैं, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।